हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की हम बात करने वाले हैं। जो हिस्ट्री का चैप्टर है, इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन तो हमारा मैप का हो गया, तो मैप वाले जो वीडियो आएगी उसमें हम उसको कवर करेंगे। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा वो पैसेज बेस्ड होगा। एक पैसेज होगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क्स और थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो वो तो एक पैसेज होगा और उसी के बिहाफ पे वो सारी चीज़ें होंगी। जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है, आपने जो पढ़ा है उसी के बेस पे आएगा। अब बच गया 5 नंबर, यानी एक केस बेस का 4 नंबर, मैप 1 नंबर। 5 नंबर तो हो गया, उसमें आप आराम से कर लीजिएगा। लेकिन अब बच गया 5 नंबर, जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इसके लिए रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं और देखेंगे कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रोबेबिलिटी है आने के। और मोस्ट प्रोबेबली मतलब 90% चांस यही है कि इसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आएगा। हो सकता है कि लैंग्वेज चेंज कर दिया जाए, बट कॉन्सेप्ट आपकी यही रहेंगे, इसी के आसपास सारी चीज़ें घूमने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम की जो सिचुएशन थी इंडिया में, उससे कैसे देशभक्ति डेवलप हुई। मतलब लोग जो सोए हुए थे, मतलब अंग्रेजों की बात चुपचाप मान रहे थे, तो क्या चीज़ ऐसा हुआ है या वर्ल्ड वार ने कैसा सिचुएशन क्रिएट किया जिसके कारण लोग मतलब जगे और मूवमेंट स्टार्ट हुए। तो इसको देखते हैं। सबसे पहला ये पॉइंट इसका आंसर में कह रहा है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया वॉर के कारण। और जाहिर सी बात है, लड़ाई होगी तो फ्री में तो लड़ेंगे नहीं, पैसे चाहिए होंगे। और पैसे जब ब्रिटिशर्स को कहाँ से मिलेंगे, टैक्सेस बढ़ा के। तो यानी उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, प्राइजेस बढ़ा दिए। तो ये सारी चीज़ें जब बढ़ गई तो लोगों में आक्रोश आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि एक तो भुखमरी की हालत, अभी हम देखेंगे क्या क्या सिचुएशन आएगा। तो यानी पहला सिचुएशन समझ लेना है आपको कि टैक्सेस बढ़ाने के कारण ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा था। दूसरा, इसी टाइम पीरियड में एक्सट्रीम हार्डशिप का कंडीशन आ गया। उसके बाद पॉवर्टी, फोर्स रिक्रूटमेंट इन ब्रिटिश आर्मी। क्या हुआ कि वर्ल्ड वार में सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो फोर्स रिक्रूटमेंट वो कर रहे थे ज़बरदस्ती, यानी मतलब लड़ाई में उनका यूज़ करना। जैसे जो इंसान, जस्ट इमेजिन करिए कि ज़िंदगी भर उसने हल चलाया है खेतों में, अब उसको टांग कर ले जा रहे हैं कि चलो अब तुम्हें एक बार बंदूक चलानी है। तो इस टाइप की सिचुएशन से, कंफर्ट जोन से लोग जब बाहर निकले, लाइफ का खतरा आया, वर्ल्ड वार में यूज़ किया सोल्जर्स को, तो लोगों को प्रॉब्लम हुई। और इसी समय हार्डशिप और पॉवर्टी, गरीबी की सिचुएशन आ गई, क्योंकि कमाने वाला उधर चला गया। और फेमाइन, सेवरल फेमाइंस वगैरह भी आए। यहाँ आगे हम देखते हैं 1918 और 19 और 20 और 21, ये 3 से 4 सालों के बीच में क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हो गई। क्यों हुआ कि क्रॉप फेलियर्स आए, फेमाइंस आया, एपिडेमिक्स आया। अब देखते हैं एपिडेमिक्स क्या है। तो एपिडेमिक्स, जैसे अभी जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, तो आपने सुना होगा कि 100 साल पहले भी ऐसी महामारी आई थी। तो उस वक्त भी स्पेनिश फ्लू के नाम से एक बीमारी आई थी, जो पूरे वर्ल्ड में 50 लाख लोग करीब इसमें मारे गए थे और 5 करोड़ लोग मतलब इम्पैक्ट हुए थे। तो सेम उस टाइप का सिचुएशन आया था। उसके बाद एक और ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ऑल दिस कॉज एक्सटेंसिव एंगर एंड अपोजिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। मतलब इसका हुआ कि ये सारी सिचुएशन एक साथ आ गई, तो कब तक कोई सहेगा। तो फिर उनके मूवमेंट की जो थिंकिंग थी इंडियन पीपल की, अब थोड़ा सा बदलने वाला था। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप समझ में आ गया होगा। दूसरा चलते हैं, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी। तो ये कह रहा है कि गांधी के सत्याग्रह मूवमेंट को बस समझाना है कि क्या है, उनका मीनिंग क्या था। तो सत्याग्रह मीन्स अपील फॉर ट्रुथ, ट्रुथ के लिए अपील है कि आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सिंपल से इसको संधि विच्छेद करोगे, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। यानी गांधी का फिलॉसफी ये था कि मैं सही हूँ, क्या तुम सही कर रहे हो। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग समझेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी फिलहाल हम शॉर्ट में चलते हैं, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना है। नोट्स में सारी चीज़ें, सारे आंसर्स और सारे टॉपिक्स आपके कवर हैं, आपको पता होगा। तो महात्मा गांधी इस कॉन्सेप्ट को कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, साउथ अफ्रीका, अपार्थाइड मूवमेंट जो चला था वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। तो इसलिए उन्होंने इंडिया में भी इस सत्याग्रह मूवमेंट को अपनाया। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ, गांधी का मानना था कि अगर आपका कॉज जो है, कारण है, आपका जो मकसद है वो सही है, आप इनजस्टिस के खिलाफ आपका स्ट्रगल है, तो कोई फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आप नॉर्मल
ऐसे रिक्वेस्ट करके भी आप अहिंसा के मार्ग पे चल के अपना काम कर सकते हो। तो ये अहिंसा और ये सारे जो मार्ग थे इनके, बिना वायलेंस के, तो इसको गांधी का सत्याग्रह आइडिया कहते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन रॉलेट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन के रूप में मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, बट ये टॉपिक के रूप में लिया है कि रॉलेट एक्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहला कि डिफाइन रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट को डिफाइन करना है, तो सबसे मेन चीज़ कि कब पास हुआ, तो 1919 में पास हुआ, 1919। और ये क्या था, 4 चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये किसी भी इंडियन को ऑन द बेसिस ऑफ डाउट 2 साल के लिए बिना ट्रायल के जेल में डालने का ऑर्डर था। मतलब एक इस लॉ के तहत इनॉर्मस पावर ब्रिटिशर्स को मिल गया था। फिर से बोलता हूँ कि किसी भी इंडियन को ऑन द बेसिस ऑफ डाउट 2 साल के लिए बिना ट्रायल के, ट्रायल का मतलब बिना जज के सामने उसकी पेशी हुई, और डायरेक्ट मतलब इनॉर्मस, उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो प्रूफ करे कि वो सही है या गलत है, 2 साल के लिए वो जेल में। तो ये रॉलेट एक्ट था। और इसके अगेंस्ट में फिर क्या होता है कि 6 अप्रैल 1919 को गांधी ने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट कैंपेन शुरू किया था, यानी अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, यानी इसको रॉलेट सत्याग्रह भी कहते हैं। यानी एक ये चीज़ ध्यान रखना है कि रॉलेट सत्याग्रह कब शुरू किया गांधी ने, तो 6 अप्रैल 1919। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ से अब बनेगा इस पॉइंट से कि क्या रिएक्शन था गांधी का, या लोगों ने रॉलेट एक्ट के तहत कैसे रिएक्शन दिया, या क्या उसका इम्पैक्ट आया। तो हमने तो ऊपर वाले पॉइंट्स में ये समझ लिया कि रॉलेट एक्ट क्या था, और नीचे वाले पॉइंट में कि गांधी ने इसके अगेंस्ट में इस डेट को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया और नेशन वाइड हड़ताल किया गया। शॉप्स वेयर क्लोज डाउन, रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेल वर्कशॉप वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। ये सारी चीज़ें हुई, मतलब लोग हड़ताल पे चले गए, स्ट्राइक्स हुआ, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, ये सारी जगह अटैक्स नोटिस किए गए। तो ये रिएक्शन था, और ऊपर उसका वो चीज़ था कि क्या था ये रॉलेट एक्ट। तो होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग के ऊपर। जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा 3-4 पॉइंट है, तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 पॉइंट मेंशन करना, और 3 नंबर का हो तो 4 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट चाहिए होंगे। छोटे छोटे पॉइंट हो तो, और बड़े हो तो 3 नंबर में 3 पॉइंट्स भी चलेंगे। तो जलियांवाला बाग कब होता है, तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। क्या था कि बहुत सारे लोग हज़ारों की संख्या में जलियांवाला बाग के जो ग्राउंड था वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे है ये जलियांवाला बाग, तो अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है, तो पंजाब में। बैसाखी का दिन था इस 13 अप्रैल को, बैसाखी का मेला के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। बट यहाँ पे पूरे शहर में, अमृतसर में, मार्शल लॉ लागू हुआ था। मार्शल लॉ ये कहता है कि 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठा एक जगह नहीं हो सकते थे, ग्रुपिंग ऑफ पीपल अलाउ नहीं था। और गाँव के लोगों को कोई इसकी सूचना नहीं थी उस वक्त, तो कोई व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप तो था नहीं जिससे कि सबको पता चल जाए, और न्यूज़पेपर पढ़े लिखे भी लोग नहीं थे इतने कि पता चल जाए कि ये मार्शल लॉ लगा है, या आर्टिकल धारा 144 जिसको बोलते हो कि ग्रुपिंग नहीं कर सकते, भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। तो लोगों को नहीं पता था, एज यूजुअल हर साल की तरह वो पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे कुछ कांग्रेसी लोग भी यहाँ के मीटिंग कर रहे थे, अपना इस भीड़ के तहत अपना वो काम निकाल रहे थे, मीटिंग वगैरह हो रही थी। तो जनरल डायर को ये पता चलता है, और उन्होंने ऑर्डर्स दिए सारे सोल्जर्स को एंट्री करा के कि फायर के ऑर्डर दिए। और लगभग इसमें ब्रिटिशर्स कहती है कि 350 लोग करीब मारे गए हैं, बट कांग्रेस का क्लेम था कि लगभग 1300 लोग मारे गए थे। और यहाँ पे लोग भाग क्यों नहीं पाए, लोग मरे क्यों, प्रॉब्लम क्या थी कि जो जलियांवाला बाग था ना, ये पूरा बैरिकेड था, मतलब चारों ओर से बाउंड्री था, और एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट थी। तो यहीं से लोग एंट्री करते थे और यहीं से एग्जिट करते थे। तो सोल्जर्स तो यहाँ पे ऑलरेडी तैनात थे, तो लोग जाएं कहाँ, बीच में एक कुआं था, मार्टायर्स डोम जिसको बोलते हैं, लोग इसके अंदर जान बचाने के लिए कूद गए। लेकिन ये तो ऐसे ही लाशों से भर गई। अगर आप कभी घूमने जाओगे देखोगे उसको पैकअप कर दिया गया है, और वहाँ पे एक श्रद्धांजलि के लिए एक अमर जवान ज्योति टाइप से कुछ बनाया गया है। तो ये था जलियांवाला बाग। तो इस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन सिटीज एंड टाउन। यानी गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो शुरू कर दिया, तो इसका 4 जगह इम्पैक्ट हुआ था। यानी एक शहर में देखने को मिला था, एक कंट्री साइड में देखने को मिला था, कंट्री साइड यानी गांव में, एक प्लांटेशन वर्कर्स आसाम वाले को देखने को मिला था, और एक गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में देखने को मिला था। तो इनके ऊपर आप नोट्स में देख लेना, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि क्या क्या हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सिटीज़ में क्या इम्पैक्ट रहा, तो मिडिल क्लास ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और लोगों ने, जैसा गांधी ने कहा था
कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स को छोड़ दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, हेडमास्टर टीचर ने रेजिग्नेशन दे दिया, बच्चे बहुत खुश थे, स्कूल नहीं जाना था इसमें। लॉयर गेव देयर लीगल प्रैक्टिसेस, लॉयर ने अपना जॉब छोड़ दिया। उसके बाद काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया, बट मद्रास में नहीं किया गया। मद्रास में क्यों नहीं किया गया? तो वहाँ पे एक जस्टिस पार्टी थी जो नॉन ब्राह्मण्स की थी, तो कांग्रेस जो बेसिकली पार्टी थी वो ब्राह्मण्स की थी, हायर अपर कास्ट हिंदूज की थी, और इस जस्टिस पार्टी में लोअर कास्ट वाले थे, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती थी, इसलिए कांग्रेस ने बोला तो ये उसके अगेंस्ट में किए काम। उसके बाद फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप को पिकेटेड किया गया। लिकर शॉप पिकेटेड मतलब हाथों से घेराबंदी बना ली गई कि किसी को एंट्री नहीं देंगे कि दारू पीने के लिए। उसके बाद फॉरेन क्लॉथ जो थे उनको बहुत लंबी अमाउंट में, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में उसको जलाया गया, बॉन फायर किया गया, जैसे होलिका दहन करते हैं। तो ये शहर का था इम्पैक्ट। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम had their own understanding of महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, यानी जो स्वराज का गांधी का मीनिंग था, प्लांटेशन वर्कर्स ने अलग ही मीनिंग निकाल ली थी। तो क्या था, उन्होंने क्या मीनिंग निकाल लिया गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? तो इसको देखते हैं। तो ये एक्ट याद रखना है आपको, द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 ये था कि कोई भी प्लांटेशन वर्कर्स बिना हमारी मर्जी के, यानी ब्रिटिशर्स की मर्जी के, अपने घर नहीं जा सकते थे। यानी आएंगे तो वो अपनी मर्जी से, बट जाएंगे ब्रिटिशर्स की मर्जी से। तो ये था, यानी जैसे ही गांधी ने शुरू किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इन्होंने अपने हिसाब से उसको चेंज कर लिया। यानी इनके लिए क्या था स्वराज का मीनिंग? स्वराज का मीनिंग था फ्रीडम। यहाँ पे फ्रीडम मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे हैड कम, यानी गांव वो जा सके। उसके बाद एक और इनका मीनिंग था कि फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वेयर इनक्लोज्ड। जिस क्षेत्र में उनको पैकअप किया गया था, मतलब उनसे बाहर और एंट्री नहीं जाने दी जाती थी बिना मर्जी के, तो फ्रीली मूव कर सके यहाँ वहाँ, मतलब आज़ादी हो। तो गांधी के मूवमेंट को उन्होंने इस आज़ादी से जोड़ लिया, मतलब इस चीज़ से जोड़ लिया। उसके वजह से ही पता चला कि गांधी ने शुरू कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उनको लगा कि अब हमें आज़ादी मिल जाएगी और हम अपने फ्रीली घर जा सकते हैं, और इसलिए उन्होंने घर की तरफ रवाना हो गया। ब्रिटिशर्स को पता चला तो उनको पकड़ के लाए और ब्रूटली उनको पीटा गया बहुत बुरी तरह से। तो ये था उनका मीनिंग। अपने डिज़ायर के लिए ही, डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए ही गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इस हिसाब से उन्होंने बदल दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हु वाज अलूरी सीताराम राजू, एक्सप्लेन हिज रोल इन इंस्पायरिंग द रिबेल्स विद गांधी जीज आइडियाज। अलूरी सीताराम राजू वाज ए पर्सन हु हैड गुरिल्ला मूवमेंट। गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब होता है छुप के अटैक करना। एक होता है कि आमने सामने लड़ाई कर रहे हैं तलवारों से, बंदूकों से। एक होता है कि फॉरेस्ट में या कहीं पे इस टाइप से गांव में छुप गए, अटैक किए फिर छुप गए। तो इस टाइप के मूवमेंट को, इस टाइप की लड़ाई को गुरिल्ला कहते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। तो गुडेम हिल्स यानी आंध्र प्रदेश में ये लड़ाई की बात हो रही है। इनके लीडर थे अलूरी सीताराम राजू। ही क्लेम डैट ही हैड वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। ये बोलते थे कि मेरे पास बहुत सारे स्पेशल पावर है। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन, मतलब मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, बुलेट्स को भी सर्वाइव कर सकता हूँ, लोगों को ठीक कर सकता हूँ। तो ये थे अलूरी सीताराम राजू। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए, अभी जस्ट एक मूवी आई थी RRR, तो उसमें राम का जो कैरेक्टर था यही अलूरी सीताराम राजू का कैरेक्टर है जो उसमें दिखाया गया है उस मूवी में। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन हिज रोल इन इंस्पायरिंग रिबेल्स। तो उनका रोल क्या था गांधी जी के आइडियाज के रिगार्डिंग? तो ही टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे और गांधी जी की बहुत सारी बातें वो करते थे, उनके आदर्शों को वो फॉलो करते थे, मतलब सब कुछ। एज ए पर्सन गांधी जी को पसंद करते थे, दूसरे सेंस में नहीं, मतलब एज अ लीडर के रूप में पसंद करते थे। लेकिन उनका मानना था कि कभी भी देश बिना वायलेंस के आज़ाद नहीं हो सकता, यानी बिना हथियार उठाए देश में आज़ादी नहीं आ सकती, इनका ये मानना था। तो इनका ये इस टाइप से रोल था। तो होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन, इसके ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल सा है, बहुत आसान है। इसका ऑफिशियल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। 7 मेंबर थे। 1927 में इंग्लैंड में बना था और 1928 में ये 7 लोगों की टीम इंडिया आया था। हेड इसका कौन था? सर जॉन साइमन था। क्यों बनाया गया था? मोटो, यानी क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि मोटो क्या था इस कमीशन को बनाने का, या जब ये इंडिया आया 1928 में तो इसको लोगों ने प्रोटेस्ट, साइमन गो बैक के नारे क्यों लगाए, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, क्यों किया? तो
क्या क्या मोटो था बनाने का, तो अगेंस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे इंडिया में, तो उसको शांत कराने के लिए जल्दी से इसको बनाया गया। और द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया। और उनका था लोगों को लॉलीपॉप देना था इंडियन पीपल को, कि बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे तो लोगों को लॉलीपॉप दे दिया जाए, जिससे कि लोग शांत हो जाए। बोला जाएगा इसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, ये सारी चीज़ें बात की जाएगी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था इससे पहले, लास्ट एक्ट, उसमें कुछ चेंजेस किए जा सके कॉन्स्टिट्यूशन बना के। लेकिन जब ये इंडिया आई पूरी की 7 लोगों की टीम, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगे, साइमन गो बैक के नारे लगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ प्रोटेस्ट। तो इसका है कि इस पूरे कमीशन में 7 के 7 लोग इंग्लिश पीपल थे, कोई भी इंडियन नहीं था। यानी लोगों का मानना था कि भाई इंडियन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों से बात करना है, तो भाई इंडियन तो हो, वो कभी इंडिया आए नहीं, वो इंडियन भाषा समझते नहीं, इंडिया के कल्चर को समझते नहीं है, तो वो क्या हमारे चीज़ों के हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इस प्रोटेस्ट को जल्दी से मतलब शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने 2 ऑफर अनाउंसमेंट किए। डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब डोमिनियन स्टेटस क्या था, तो डोमिनियन स्टेटस ये था कि हम आपको आधी आज़ादी दे देंगे, मतलब हम यहाँ से देश छोड़ के चल जाएंगे, सारा कार्य और हेड ऑफ द कंट्री आप ही लोग होंगे, आप ही सब कुछ संभालोगे, बट अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन या कंट्रोल कहाँ से होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। यानी वहाँ से लॉज बनेंगे, इंप्लीमेंट आप लोग करेंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो इस सिस्टम को बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्यूचर में बोला कि हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये 2 ऑफर आए, मोटो समझ लिए क्यों बनाया गया, रीजन ऑफ प्रोटेस्ट भी समझ लिए, और कितने मेंबर्स थे ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वाई डिड गांधी जी चूज सॉल्ट एज ए पावरफुल सिंबल फॉर द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब सीडीएम होने वाला था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, तो गांधी ने नमक को ही अपना हथियार क्यों बनाया। तो सॉल्ट वाज समथिंग यूज्ड बाय एवरीवन वेदर द पर्सन इज पुअर और रिच, मुस्लिम और हिंदू, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके ज़िंदगी से ये नमक जुड़ा हुआ है। ये सिंपल सा लॉजिक है। ब्रिटिशर्स और इस फ्री में मिलने वाली चीज़ जो नेचर देती है, बस समुद्र के पानी को इकट्ठा करो, पानी इवापोरेट हो जाएगा, नीचे नमक बनेगा, बस उसको थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पर भी ब्रिटिशर्स टैक्स लगाए हुए थे। तो गांधी के व्यू में ये था कि ये सिंफुल है, मतलब बहुत बहुत दयनीय कह लो, मतलब अच्छा नहीं है सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना, जो एक इसेंशियल फूड आइटम है। और इसीलिए इस चीज़ को, सॉल्ट को उन्होंने एज अ अपॉर्चुनिटी के लिए देखा, अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि हिंदू मुस्लिम को इस चीज़ से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और देश की इंटीग्रिटी भी बरकरार होगी इससे। तो गांधी ने नमक को इसलिए सत्याग्रह का एक हिस्सा बनाया अपने लड़ाई का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन CDM यानी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो ये पहले के अभी तक के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन बनते थे, बट बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में, लेकिन यहाँ 5 मार्क्स नहीं आ रहा है। फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना होगा, या इसको थोड़े से कम पॉइंट में, 3 पॉइंट में, 4 पॉइंट में मेंशन करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो अलग अलग कम्युनिटी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले रिच पीजेंट की बात कर लेते हैं। तो रिच पीजेंट यानी अमीर किसानों की बात कर रहे हैं, यानी पटीदार। गुजरात में इनको पटीदार के नाम से कहते थे और यूपी में इनको जाट के नाम से कहते थे, ठीक है। तो ये लोग इस मूवमेंट में CDM में इसलिए जोड़े क्योंकि इनका क्या हो रहा था कि डिक्रीज इन कैश इनकम, इनके कैश इनकम में डिक्रीमेंट हो रहा था, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इन्होंने सोचा कि हम इस मूवमेंट से जुड़ेंगे तो कांग्रेस हमारे डिमांड्स को रखेगी ब्रिटिशर्स के सामने, और टैक्स कम होगा तो फिर हमारा इनकम बढ़ेगा। तो यानी रिच पीजेंट्स क्यों जुड़े इस मूवमेंट में, क्योंकि उनको टैक्स कम कराना था, अपनी इनकम को इंक्रीज करना था। अब थोड़ा पुअर पीजेंट्री की बात करते हैं। गरीब लोग क्यों जुड़े इस मूवमेंट में, तो क्या होता था कि उनके पास तो वो लैंडलेस थे, ज़मीन नहीं थी, तो वो क्या करते थे, अमीर किसानों से ज़मीन रेंट पे लेते थे, और इस उम्मीद में कि फसल अच्छी होगी तो रेंट उसको बेच के रेंट चुका दिया जाएगा। बट मान लो फसल ख़राब हो गई तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे, मतलब एक फसल ख़राब हो गई तो ज़मीन का रेंट नहीं दे पाए, फिर इस उम्मीद में फिर दोबारा कर्ज लिया, फिर वही हालत। तो बहुत ज़्यादा रेंट हो चुका था, कर्ज ज़्यादा हो चुका था, डेब्ट ट्रैप में फंस गए थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इस मूवमेंट में जुड़ेंगे CDM में, तो कांग्रेस हमारा जो रेंट है ज़मीनों के ऊपर जो इतना हो गया है तो इसको माफ़ करवाने में हेल्प करेगी। तो इसलिए ये जुड़े। उसके बाद बिजनेस क्लास क्यों जुड़ा,
तो जैसे बिजनेस क्लास यानी बिजनेसमैन जो थे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ज़्यादा डील करते थे। तो जैसे कि हमारा इंडिया का करेंसी रुपी है और ब्रिटेन की करेंसी जो है, इंग्लैंड की हम बात करें तो उनका स्टर्लिंग पाउंड है, ठीक है। तो स्टर्लिंग यानी यहाँ पे जो दिखा होगा स्टर्लिंग, तो आज पाउंड यूज़ करते हैं, प्रॉपर नाम उसका स्टर्लिंग पाउंड है। तो रोज़ फ्लक्चुएट होते थे, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी इस ये करेंसी की वैल्यू में, मतलब आज कुछ और रेट है, वहाँ पहुँचे तब तक कुछ और रेट है। तो ये चाहते थे स्टेबिलिटी आए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लॉज में थोड़ा सा बेटर हो, जिसके कारण हमारा ट्रेड अच्छा हो सके। तो इसलिए ये जुड़े इस मूवमेंट में कि इनका इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा बेटर हो सके। और उसके बाद लास्ट देखते हैं, औरतों ने भी इस मूवमेंट को जो ज्वाइन किया। तो ये अच्छे से समझ के इन्होंने ज्वाइन किया, गांधी जी की बात माना, और सारे मर्द लोग तो जेल में थे, तो औरतों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, मार्चेस निकाले, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, फॉरेन क्लॉथ्स को वो किया, बॉनफायर किया, लिकर शॉप को पिकेटेड किया। तो औरतों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया जैसा गांधी जी चाहते थे। तो ये था अलग अलग कम्युनिटी ने या अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने कैसे पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ सीडीएम। क्या कारण था कि सीडीएम फ्लॉप हो गई। तो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो 3-4 पॉइंट है, थोड़ा देखते हैं क्या। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके फेल होने का कि बीच में ही मूवमेंट को स्टॉप कर देना। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, जिसके तहत आपको पता है कि बीच में ही सीडीएम को रोक दिया गया और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल अटेंड करने लंदन गए थे। तो फिर जब वहाँ से लौटे खाली हाथ, तो उन्होंने दोबारा रीस्टार्ट किया इस मूवमेंट को, बट लोगों ने इंटरेस्ट नहीं जगाया, लोगों ने फिर से दोबारा से वो ज्वाइन नहीं किया। सिंपल सा लॉजिक देखो, अगर कोई गाड़ी स्पीड में हाईवे पे चल रही है और स्पीड ब्रेकर आ जाए तो फिर वही स्पीड नहीं रहेगी, फिर जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, मतलब स्लो स्पीड से। तो उसी तरह दोबारा शुरू करने पे लोगों ने उतना उत्साह और इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन। कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, गरीब किसान इसी के लिए उनसे जुड़े थे कि नो रेंट कैंपेन यानी कर्ज माफ़ कर देंगे हमारा। कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर समझ लो कि फिर वो क्यों उनके साथ जुड़े रहेंगे। तो क्यों इनके साथ जुड़े रहेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अब तुम सोचोगे कि कांग्रेस ने क्यों सपोर्ट नहीं किया। तो कांग्रेस के साथ अमीर किसान भी तो जुड़े थे। तो अमीर, और ये नो रेंट कैंपेन अमीर किसानों के अगेंस्ट में था कि अमीर किसानों से माफ़ करवा दी जाए। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कौन सा डाली कांग्रेस पकड़ेगी, गरीबों का कि अमीरों का। तो लॉजिक सिंपल सा, तुमको पता ही है कि अमीरों का पकड़ा जाएगा। तो गरीब किसान भी साथ छोड़ दिए। उसके बाद स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटी यानी लूटपाट की घटनाएं होने लगी और बहुत लंबे समय तक बिजनेस डिस्ट्रप्शन होने लगा। सोशलिज्म यानी जो रशियन थिंकिंग है, यानी सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल हो, प्राइवेट ओनरशिप ना हो, तो इस टाइप की थिंकिंग कांग्रेस में बढ़ने लगी, जो नए नए कांग्रेसमैन जो ज्वाइन कर रहे थे। और फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया था। तो इसलिए बिजनेस क्लास ने भी देखा कि अब कोई मतलब नहीं है कांग्रेस के साथ जुड़ के, तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। उसके बाद दलित्स की बात करते हैं, जिनको हम अनटचेबल्स कहते हैं, और गांधी ने इनके नाम को क्या दिया था, हरिजन नाम दिया था, ध्यान रखना। तो इन्होंने भी साथ नहीं दिया क्योंकि ये एक लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे और कांग्रेस जो थी हाई मतलब अपर क्लास हिंदुओं की थी, ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उसमें ज़्यादा लोग जुड़े थे। तो ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के कारण ये दूर ही रहे। और मुस्लिम ने भी ज़्यादा कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उतनी ज़्यादा यूनिटी नहीं थी, क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण बहुत सारे फूट आ चुके थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी अब तक आ चुके थे इंडियन पॉलिटिक्स में। तो होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंडिया डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। ये जो है इसमें बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया जो आपके सामने स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन कि हाउ रोमांटिसिज्म प्ले अ रोल इन डेवलपिंग नेशनलिज्म इन इंडिया। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ कल्चर, फोकलोर और हिस्ट्री, फिक्शन, इन्होंने कैसे सेंस ऑफ यूनिटी और नेशनलिज्म डेवलप किया। तो इन सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है। तो इसमें हम रोमांटिसिज्म टाइप की चीज़ों का हम बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों ने डेवलप किया, देशभक्ति जगाई। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अविंद्रनाथ टैगोर जो थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, उन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई। किस बेस पे बनाई कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक नॉवेल लिखा था आनंद मठ। उस आनंद मठ में वंदे मातरम भी उन्होंने उसी वहीं पे लिखा था, जो हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। तो उसमें
भारत माता के बारे में उन्होंने 4 लाइनों में बंगाली में डिस्क्राइब करा था। तो उसको पढ़ने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको एक रूप दिया, एक पेंटिंग बना के भारत माता का बनाया उन्होंने। तो यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हु क्रिएटेड द भारत माता इमेज, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्रिएट किया, बट इसको एक पेंट का रूप किसने दिया, मतलब फिजिकल रूप, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। तो इससे भी लोग यूनाइट हुए। एक मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि देश को एक माँ के रूप में रिप्रेजेंट किया, मदरलैंड, मतलब हम इंडियन लोग माँ से कितने जुड़े हुए हैं और माँ के रूप में इसको देखा गया, तो सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप हुई। हाँ, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो इस टाइम पे पहली बार ट्राई कलर डिज़ाइन किया था, रेड, ग्रीन और येलो कलर का, और इसमें 8 लोटस थे जो 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करते थे, और क्रिसेंट मून था जो हिंदू मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था। तो ये इससे भी देशभक्ति डेवलप की गई। फिर 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, तो गांधी ने भी फिर एक नया ट्राई कलर डिज़ाइन कराया, जिसका कलर था रेड, ग्रीन और वाइट, और इसमें बीच में एक स्पिनिंग व्हील यानी चरखा था, जिसको गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, खुद की मदद खुद करो, इसको रिप्रेजेंट किया गांधी ने इसमें। और लास्ट में एक हम देखेंगे मद्रास में, यानी आज का चेन्नई की अगर हम बात करें, तो नतेशा शास्त्री नाम का एक राइटर थे, उन्होंने द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया नाम की एक 4 मैसिव मतलब बहुत बड़ी बल्कि किताब उन्होंने पब्लिश की, फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। तो इसमें पंचतंत्र टाइप की, मतलब तमिल लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें उन्होंने पब्लिश की, जिससे कि लोग जुड़े, पढ़े और अपने कल्चर को पहचाने कि कितना समृद्धशाली हमारा कल्चर था, आज हम गुलाम बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से भी देशभक्ति डेवलप की गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि हाउ वाज सीडीएम डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी सिविल डिसोबीडिएंट कैसे अलग था नॉन कॉपरेशन से। सारी चीज़ें तो कॉमन थी, बस इसमें मेन आपको ध्यान रखना है कि लॉज तोड़ने की बात करी गई थी, इसमें लॉज को तोड़ना था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया गवर्नमेंट ऑफिसेस के सामने और सॉल्ट को बनाया भी। ठीक है, एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन, और जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ा, फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप पिकेटेड किया गया, उसके बाद चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, विलेज ऑफिसर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया, फॉरेस्ट लॉज जो थे बने थे तो उसको भी तोड़ा और जंगलों में जाके लकड़ियाँ भी इकट्ठा करने लगे। तो ये सारी चीज़ें की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चांसेस है आने के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको नोट्स पढ़ना है, ये नहीं कि यही सिर्फ पढ़ के आपको चले जाना है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, या कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो उस पर वीडियो बना दूंगा। और अच्छे से पढ़ो, और जल्द ही जस्ट कुछ घंटों में आपको दूसरे सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।